इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जुलाई फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जुलाई फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें 1 ईयर मेंबरशिप के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच फेमस फिजिशियन। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस प्रसिद्ध चिकित्सक के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। आपको जानना चाहिए कि 1 जुलाई को फेमस फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी होती है। तो इसी मौके पर इनको ट्रिब्यूट देने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। सबसे पहली बार 1991 में मनाया गया था और 2024 में नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम रहेगा हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। आपको जानना चाहिए डॉक्टर रॉय को भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा सिविल सम्मान है भारत का, 4 फरवरी 1961 को दिया गया था। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। हु इज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के अगले विदेश सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विक्रम मिश्री। आपको जानना चाहिए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री, इन्हें अगला फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है और 15 जुलाई को ये अपना चार्ज लेंगे। और किन्हें सक्सीड कर रहे हैं? विनय क्वात्रा को। उनका टेन्योर एंड हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैसेज दिखाना चाहूँगा। ये मल्लिका अरोड़ा हैं और हमारे चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो इनका फाइनली SBI JA में जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी हैप्पी, आप इनका मैसेज भी पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग जो है काफ़ी इंडेटेड रहते हैं आप लोगों के लिए, जो भी इस तरह के मैसेज हमें करते हैं सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। और ये दिखाने का पर्पज़ ही रहता है आपको, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप सही जगह पर जुड़े हुए हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे हम अपना मटेरियल और अच्छा करते जा रहे हैं और इस तरह के जब मैसेज मिलते हैं तब एक कॉन्फिडेंस अलग ही बूस्ट होता है। मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब इस तरह का मैसेज पढ़ने के लिए मिलता है। लगता है कि हाँ मेहनत जो है सफल हो रही है। तो आप लोग का भी जब सिलेक्शन हो, मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस तरह के मैसेज करेंगे, आपको जो है इस तरह का सिलेक्शन आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024? प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अरुंधति रॉय। आपको जानना चाहिए बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय, इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2024 दिया गया है। और आपको बता दें जो अवार्ड है ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लिश पेन इस संस्था के द्वारा। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो भी राइटर जो है डिफेंड करते हैं या फिर लिखते हैं उनको दिया जाता है। किसकी मेमोरी में? ये एक नोबल लॉरिएट हुए हैं हैरोल्ड पिल्टन, इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। आपको बता दें जो अरुंधति रॉय है इन्हें बुकर प्राइज मिला था इनके डेब्यू नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। फिलहाल रॉय के ऊपर हाल ही में करंट अफेयर ये है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत। 14 साल पहले इन्होंने कश्मीर पर एक स्टेटमेंट दिया था, शायद इस तरह से था कि कश्मीर कभी भारत का इंटीग्रेट हिस्सा नहीं रहा है, इंटीग्रेट पार्ट नहीं रहा है, तो उसी को लेते हुए अब इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हैज पिक्ड अप 22.77% स्टेक इन विच सीमेंट कंपनी? अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने किस सीमेंट कंपनी में 22.77% हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड।
आपको जाना चाहिए आदित्य बिरला ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में 22.77% स्टेक या 23% आप कह सकते हैं एक्वायर किए हैं 1900 करोड़ रुपए में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो है ये दमानी ग्रुप के स्टेक लिए हैं सीमेंट्स लिमिटेड में। पर अभी भी जो है ICL प्रमोटर्स ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं इस कंपनी में, अल्ट्राटेक इसमें इंडिया सीमेंट्स में, ठीक है, 28.42% स्टेक के साथ। When will the 3 crime laws come into effect in India? भारत में 3 अपराध कानून कब लागू होंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2024। तो आपको जानना चाहिए कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं पार्लियामेंट द्वारा जिन्हें 2023 में पास किया गया, ये अब 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आ चुके हैं और ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो कौन कौन से नए क्रिमिनल लॉज हैं? एक तो है भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की असेंट इसको मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। Who has been appointed as the next Secretary General of NATO? NATO के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है मार्क रूटे। देखिए नेटो मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स मार्क रूटे इन्हें नेटो का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। नेटो में 32 नेशंस हैं और अलग अलग देशों के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने जो है अपनी मंजूरी दे दी है इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। आपको बता दें ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और किसे सक्सीड कर रहे हैं? नॉर्वे के जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अभी। नेटो की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, कनाडा और US। आपको बता दें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस संस्था की स्थापना की गई थी और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है जो वाशिंगटन DC में 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी उसी को इम्प्लीमेंट करता है नेटो। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मोन्स बेल्जियम में है। Which English statistician and co-inventor of the Duckworth-Lewis method passed away at the age of 84? किस अंग्रेजी सांख्यिकीविद और डकवर्थ लुइस पद्धति के सह आविष्कारक का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रैंक डकवर्थ। आपको जानना चाहिए इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन और वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द डकवर्थ लुइस स्टर्न DLS मेथड फ्रैंक डकवर्थ, इनका निधन हो गया है 84 की एज में। तो जो ये डकवर्थ लुइस मेथड है इसको एक तो फ्रैंक डकवर्थ और इनके ही साथी रहे टोनी लुइस, इन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए नाम है इसका डकवर्थ लुइस, ठीक है, दोनों के नाम पर। तो जो भी मैच जो है रेन अफेक्टेड हो जाता है, रेन आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो उसके बाद रिवाइज स्कोर जो किया जाता है वो डकवर्थ लुइस के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहली बार 1997 में यूज़ किया गया था, उसके बाद ICC ने फॉर्मली इसको 2001 में अडॉप्ट किया। तो बारिश हो जाती है उसके बाद आपने देखा होगा रिवाइज टारगेट दिया जाता है डकवर्थ लुइस मेथड से। साथ ही आपको एक और ओबिचुरी जाननी चाहिए कि वेटरन डिप्लोमेट और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मुकुंद दुबे, इनका हाल ही में 90 की एज में निधन हो गया है। ये इंडिया के हाई कमिश्नर रहे बांग्लादेश में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूनाइटेड नेशंस में जेनेवा और इंडियन मेंबर रहे हैं यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। SBI म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। व्हाट डज ETF स्टैंड फॉर? SBI म्यूचुअल फंड ने SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। ETF का मतलब क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांसफर फंड। ये काफ़ी बार पूछा जाता है ETF की फुल फॉर्म ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया है। आपको जानना चाहिए जो SBI म्यूचुअल फंड है इसने SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। तो ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि SBI सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करेगी। तो ETF का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए एक पूल ऑफ मनी है, ठीक है, कई सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक ही जगह पर पैसा लगा देते हैं अलग अलग, मतलब आपको अलग अलग स्टॉक में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी संबंधित कंपनी है, तो एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, तो एक ही तरह के आपने जो स्टॉक है इनमें इन्वेस्ट कर दिया टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, तो वो आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह ही है। बाकी आप पूरे दिन इसको बेच सकते हो या फिर जो है बाय कर सकते हो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारे ने अनाउंस किया है कि बैंक 400 ब्रांचेस खोलेगा इंडिया में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी लद्दाख है। देखिए, लद्दाख फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त की है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। तो इस यूनियन टेरिटरी ने 97% लिटरेसी को पार कर दिया है और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नव भारत वाली, जो उल्लास में आपको बता रहा हूँ। तो जो भी 15 साल से ज़्यादा के एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स इसमें दिए जाते हैं, यानी कि पढ़ना लिखना है, संख्याओं का ज्ञान रहे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2022 से 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। और इसका मकसद है जो भी ऐसे व्यक्ति हैं 15 साल से ऊपर तक के, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो स्कूलिंग नहीं जा सके या मेन स्ट्रीम से कनेक्ट नहीं हो सके, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना। 5 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के: फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड एट विच एयरपोर्ट? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, जो इंडियन नेशनल्स हैं या फिर OCI पैसेंजर्स हैं, उनको और एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को इनोग्रेट किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के टर्मिनल 3 पर। द FTI TTP aims to simplify and secure international travel by developing world-class immigration facilities through an expedited pathway for international travelers screened via automated e-gates। तो जो भी ऑटोमेटेड ई-गेट्स होते हैं उनमें जो इमिग्रेशन फैसिलिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ताकि फास्टर, स्मूथर और सेफर इमिग्रेशन क्लियरेंस हो सके। Who is the current chief of the Intelligence Bureau who has been given a 1-year extension? इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है जिन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तपन कुमार टेका। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार टेका को 1 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है, यानी कि जून 2025 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। IB आप सभी जानते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। 2 मैसेजेस और हमें मिले इसी तरह के, इनका सिलेक्शन हुआ SBI क्लर्क में। 4 साल से ये फॉलो कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स इन्होंने किए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। और एक आकाश कदम है, ये महाराष्ट्र से जो है इनका क्लियर हो गया है SBI क्लर्क मेंस में, ठीक है, और इनको भी बहुत बहुत मुबारक। Which Indian cricketer set the record for the most runs by an Indian woman in a bilateral one-day international series? किस भारतीय क्रिकेटर ने एक द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में एक भारतीय महिला द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्मृति मंदाना। देखिए, स्मृति मंदाना जो है इंडियन क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है किसी भी इंडियन वुमेन द्वारा किसी बायलेटरल वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ठोके हैं। तो 83 बॉल पर 90 रन इन्होंने बनाए अपने तीसरे ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में। उसी के साथ इन्होंने 3 मैच की सीरीज में 343 रन बनाए, जो कि सबसे अधिक है। कॉन्जिक्यूटिव हंड्रेड्स भी इन्होंने लगाई पहले 2 वनडे इंटरनेशनल में, और इस तरह से फर्स्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिव हंड्रेड्स लगाई है। एक और रिकॉर्ड देखेंगे, इंडियन क्रिकेटर सफाली वर्मा, इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है विमेंस टेस्ट मैच में। तो 194 बॉल पर इन्होंने अपने 200 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए, कपिल देव। देखिए, जो वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन कपिल देव हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के, और ये सक्सीड कर रहे हैं HR श्रीनिवासन को। जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है PGTI, एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर है मेंस के लिए भारत में, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इससे पहले इंडियन PGA गोल्फ टूर हुआ करता था। व्हाट प्लेटफॉर्म हैज़ ixigo एक्सपेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद टू ऑफर फ्लाइट एंड बस बुकिंग्स? फ्लाइट और बस बुकिंग्स की पेशकश करने के लिए ixigo ने किस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फ़ोनपे। देखिए, ट्रैवलर बुकिंग प्लेटफॉर्म ixigo, इन्होंने फ़ोनपे के साथ अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड कर दी है, और फ्लाइट और बस बुकिंग्स भी अब
इस फ़ोनपे के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले इनके लिए केवल ट्रेन बुक की जाती थी, ठीक है, फ़ोनपे के साथ जो इंटीग्रेट था इनका प्लेटफॉर्म। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये, अब फ्लाइट बुकिंग्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और बस बुकिंग्स भी दे रहे हैं अभी बस के थ्रू। तो इस तरह से अपना जो है एक्सपेंड कर दिया इन्होंने, यानी कि इनकी सुविधाएं फ़ोनपे की ऐप पर भी मिलेगी। ICICI Bank recently became the 6th Indian firm to reach a market capitalization of 100 बिलियन $100। ICICI बैंक हाल ही में 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली छठी भारतीय फर्म बन गई है। आपको जानना चाहिए कि ICICI बैंक लिमिटेड ये 6th इंडियन फर्म बन गई है जिसने 100 बिलियन $100 की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 8.4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसने पार कर दी है। आपको बता दें, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये HDFC बैंक के बाद दूसरा लार्जेस्ट बैंक है भारत में। अच्छा, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्रॉस कर चुकी है कंपनीज, वो रिलायंस हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, TCS, HDFC बैंक है, भारती एयरटेल है, और इन्फोसिस ने भी किया था जनवरी 2022 में, लेकिन उसके बाद जो है नीचे आ गई थी इनकी ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया वॉन द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप आफ्टर डिफीटिंग विच टीम इन फाइनल। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये 9th एडिशन था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का। वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इसे को होस्ट किया गया 1 से 29 जून 2024 के बीच में। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ द्वारा दूसरी बार होस्ट किया गया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार इस तरह का ICC इवेंट खेला गया है। आपको बता दें, अब की बार जो इसमें टीम्स रही वो 20 टीम्स रही। इससे पहले जो वर्ल्ड कप्स हुआ करते थे उसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, तो 4 टीम्स यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन था, यानी कि इससे पिछला जो एडिशन था उसको इंग्लैंड ने जीता था। और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, साथ साथ ओलंपियन एथलीट उसेन बोल्ट, ये इस टूर्नामेंट के एम्बेसडर्स थे। बात करते हैं रिजल्ट की, तो भारत ने अपना सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। पहला 2007 में जीता था और एक अब जीता है T20 में। साउथ अफ्रीका को हराया इन्होंने फाइनल में 7 रन से। कहाँ पर खेला गया? केंसिंगटन ओवल, बारबाडोस में। और इस तरह से इन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो है बराबरी कर ली है सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने की। तो 2-2 बार इन तीनों टीम्स ने जीता है। आपको बता दें, विराट कोहली की जो इनिंग्स रही उसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और ये लास्ट T20 मैच था विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के लिए। उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है T20 क्रिकेट से। अच्छा, टीम इंडिया जो कि विनर रही ने $2.45 मिलियन मिले, यानी कि 20.42 करोड़ रुपीस। और साउथ अफ्रीका को लगभग $1.28 मिलियन मिले, 10.67 करोड़ रुपीस। मोस्ट रन्स टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने मारे हैं 281। मोस्ट विकेट्स 2 प्लेयर्स ने लिए हैं, अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी 17 और इंडिया के अर्शदीप सिंह 17। बाकी आप ये टेबल देख सकते हैं 2007 से 2024 के बीच में जितने भी विनर्स रहे हैं। तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और भारत आप देखेंगे कि 2-2 बार जीते हैं। सबसे पहला बार जब ये टूर्नामेंट होता तो भारत नहीं जीता था 2007 में। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रवि अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि रवि अग्रवाल ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के, और इस पद पर ये नितिन गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो CBDT है ये एक अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसको हेड करते हैं चेयरमैन और 6 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक के। आपको बता दें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। व्हाट कैटेगरी डिड इंडिया रिसेंटली अचीव इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इवेल्युएशन? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रेगुलर फॉलोअप। आपको जानना चाहिए भारत ने UK, फ्रांस, इटली और भी G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। आपको बता दें, ये हाल ही में अनाउंस किया गया है FATF द्वारा जब इन्होंने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया है। देखिए, जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 4 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को रखती है। एक तो है रेगुलर फॉलोअप, दूसरा है इन्हेंस्ड फॉलोअप, तीसरा है ग्रे लिस्ट और चौथा है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा।
और इन चारों कैटेगरीज में जो सबसे अच्छी कैटेगरी है, टॉप की कैटेगरी है, वो है रेगुलर फॉलोअप। केवल 5 कंट्रीज G20 में इंक्लूडिंग इंडिया इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, 177 कंट्रीज़ हैं जो जिन्हें FATF कवर करता है। केवल 24 कंट्रीज ही इस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आती है। FATF की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये एक तरह का इंटरनेशनल वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, इस तरह के कामों में यदि कोई कंट्री लिप्त पाई जाती है या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाता है तो उसके बारे में ये नज़र रखती है। भारत FATF का मेंबर बना था 2010 में। Which international organization did Paraguay recently join as its 100th member? पैराग्वे हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको जानना चाहिए पैराग्वे, जिसकी कैपिटल एसुंसियन है, करेंसी है गुआरानी, ये 100th कंट्री बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, 30 नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा COP21 जो कि पेरिस में हुई थी, उस दौरान इसे लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में है। डॉक्टर अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आपको जानना चाहिए ये अलायंस जब से शुरू हुआ है तब से 119 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, इसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, और इनमें से 100 ने इसको रेटिफाई किया है जिसके तहत ये फुल मेंबर्स बन गए हैं। तो 119 कंट्रीज़ ने अभी केवल साइन किए हैं और एक बार जब वहाँ की सरकार रेटिफाई कर देती है, पार्लियामेंट रेटिफाई कर देती है, उसके बाद फुल मेंबर बन जाते हैं। इससे पहले स्पेन 99वां मेंबर बना था मई के महीने में। What period does the RBI's revised framework on currency swap arrangement cover for SAARC countries? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2024 से 2027। आपको जानना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसको प्रस्तुत किया है सार्क कंट्रीज़ के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज़ के लिए, 2024 से 2027 के पीरियड के लिए। तो इस फ्रेमवर्क के तहत जो रिजर्व बैंक है वो एक बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन करेगा सार्क सेंट्रल बैंक्स के साथ, जितने भी सार्क में देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक हैं उनके साथ, ताकि करेंसी स्वैप फैसिलिटी अरेंज की जा सके। सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपको जानना चाहिए जो ये सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी है ये 15 नवंबर 2012 में अस्तित्व में आई थी। तो इस अब की बार जो इन्होंने रिवाइज किया है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तब इसको लॉन्च किया गया है। करेंसी स्वैप को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए भारत को जो है बांग्लादेशी करेंसी की आवश्यकता है, टका की, है ना, और बांग्लादेश को आवश्यकता है इंडियन रुपीज़ की। तो एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत क्या हो सकता है कि भारत जो है बांग्लादेश की जो करेंसी है उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है वहाँ के सेंट्रल बैंक से कि हमें एक करेंसी चाहिए। मान लीजिए बांग्लादेश से हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हमें बांग्लादेशी करेंसी में करनी है, तो हम बांग्लादेश के बैंक से करेंसी ले सकते हैं और उस इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जब बांग्लादेश हमसे कुछ इंपोर्ट कर रहा है, उसको रुपीज़ की आवश्यकता है, तो वो हमारे सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकती है रुपीज़ में, ठीक है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अनुसार एक सेपरेट इंडियन रुपीज़ की स्वैप विंडो भी इंट्रोड्यूस की गई है और इसका टोटल कॉर्पस रहेगा 250 बिलियन रुपीज़। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ RBI's फिनक्वेरी इनिशिएटिव? RBI की फिनक्वेरी पहल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद RBI ऑफिशियल्स। आपको जानना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने 2R की विंडो एक लॉन्च की है जिसका नाम फिनक्वेरी है, ताकि जो फिनटेक्स हैं वो RBI के मुंबई ऑफिस स्थित जो फिनटेक डिपार्टमेंट है वहाँ को विजिट कर सकते हैं। तो ये फिनटेक्स को किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहिए या फिनटेक रिलेटेड कोई क्वेरी है उनकी, तो वो फेस टू फेस RBI ऑफिशियल्स से मिलकर अपनी क्लियर कर सकते हैं। और ये विंडो कब तक जारी रहेगी? ये हर वेडनेसडे, हर महीने के जो लास्ट वर्किंग वेडनेसडे है, ठीक है, उस दिन ये विंडो 3 से 5 PM के बीच में चालू रहेगी। तो इस समय में मिल सकते हैं हर महीने के लास्ट वर्किंग वेडनेसडे को। और फिनटेक डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसको हैंडल करेगा। हु वॉज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर उषा ठाकुर। देखिए जो डॉक्टर उषा ठाकुर इन्हें 12th विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है
इंडियन एम्बेसी द्वारा नेपाल में एक हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसी दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आपको जानना चाहिए 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी, ये फीसी में हुई थी 2023 में। हु वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है संजना ठाकुर। देखिए जो संजना ठाकुर है 26 ईयर ओल्ड राइटर है मुंबई से, इन्होंने 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है अपनी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। और आगे अगर हम बात करें, इनको 5000 पाउंड की कैश प्राइज भी मिलेगी। और ठाकुर थर्ड इंडियन है जिन्हें प्राइज दिया गया है। इससे पहले कृतिका पांडे ने 2020 में जीता अपनी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। वहीं पारास्कर कुलकर्णी 2016 में जीता काउ एंड कंपनी के लिए। विच कंपनी अपॉइंटेड एस.एन. सुब्रमण्यम एज चेयरमैन? एस.एन. सुब्रमण्यम को किस कंपनी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है LTI माइंड ट्री। देखिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी LTI माइंड ट्री, इन्होंने एस.एन. सुब्रमण्यम को चेयरमैन नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह लेंगे? AM नाइक की जगह लेंगे। LTI माइंड ट्री लिमिटेड ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है, L&T ग्रुप के तहत आती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ACE हैज साइंड MOU विद विच बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर देयर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंज। तो जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के, तो इन्हें कोई खरीदना चाहता है तो फाइनेंस की सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कराएगा। Under this new partnership, Bank of Baroda's financing options will be available nationwide for ACE customers. This collaboration is expected to streamline the process of acquiring construction equipment by offering easy and accessible financial solutions. बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन हसमुख अधिया है, MD and CEO देवदत्त चंद है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। विच एजेंसी कोलेबरेटेड विद फेडरल बैंक टू इंट्रोड्यूस द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड? रुपे वेव क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस एजेंसी ने फेडरल बैंक के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन बी NPCI है। आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, विच विल अलाउ कस्टमर्स टू यूटिलाइज UPI पावर ट्रांजेक्शन्स ऑन द रुपे नेटवर्क। तो ये जो कार्ड है इसमें रुपे क्रेडिट कार्ड्स और UPI पेमेंट्स के फीचर जो हैं कंबाइन है। और कार्ड होल्डर्स कैन लिंक द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड टू देयर UPI एप्लीकेशंस इनेबलिंग ट्रांजैक्शन वाया मोबाइल डिवाइसेस। फेडरल बैंक की बात करते हैं, CEO श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर्स अलुआ केरल में है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। व्हाट चेंजेस डिड सेबी मेक रिगार्डिंग द मिनिमम कूल ऑफ पीरियड फॉर ट्रेडिंग प्लान्स? सेबी ने ट्रेडिंग योजनाओं के लिए न्यूनतम कूल ऑफ अवधि के संबंध में क्या बदलाव किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है reduced it from 6 months to 4 months। देखिए जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं लिस्टेड कंपनीज के और वो जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके जो ट्रेडिंग प्लान्स हैं उनसे संबंधित कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो रेगुलेटर ने क्या कहा है कि जो मिनिमम कूल ऑफ पीरियड है किसी भी ट्रेडिंग प्लान को डिस्क्लोजर करने में और इम्प्लीमेंट करने में, उसके बीच का जो समय है उसको 6 मंथ से हम 4 मंथ कर दे रहे हैं। इट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान टू प्रोवाइड प्राइस लिमिट्स, अपर प्राइस लिमिट फॉर बाय ट्रेड्स एंड लोअर प्राइस लिमिट्स फॉर सेल ट्रेड्स। और रेगुलेटर ने 20% प्राइस रेंज भी प्रोवाइड की है जो ट्रेडिंग प्लान के जो शेयर्स हैं उनको बाय करने में और सेल करने के लिए। विच बैंक हैज़ रेज्ड ₹10,000 करोड़ थ्रू 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? किस बैंक ने 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए SBI है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं थ्रू 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ताकि जो पावर, रोड्स, इस तरह के सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जा सके। कूपन रेट क्या रहा इन बॉन्ड्स का? 7.36%। और इस इशुएंस के साथ, इन बॉन्ड्स इशुएंस के साथ जो टोटल आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जो SBI ने जारी किए हैं उनकी वैल्यू हो गई 49,718 करोड़ रुपए। विच कंपनी वॉज ऑनर्ड विद द सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को
सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्हें सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में। साथ ही इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड भी जीता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस समिट, जिसे कि एक्सप्रेस कंप्यूटर द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम बात करें GRSC की, आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया की लीडिंग शिपयार्ड है, कोलकाता में लोकेटेड है। Which country recently rolled out bird flu vaccinations for humans, marking a world first? हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे पहले इंसानों के लिए बर्ड फ्लू टीकाकरण शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड है। आपको जानना चाहिए कि पहली बार वर्ल्ड में किसी कंट्री ने बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन ह्यूमन के लिए रोल आउट की है और ये है फिनलैंड, और इस वैक्सीन को बनाया है ऑस्ट्रेलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी CSL Seqirus के द्वारा। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये कई तरह के इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस होते हैं जो कि प्राइमरली बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, और हालांकि नॉन एवियन स्पीसीज़ को भी इन्फेक्ट कर देते हैं जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन जो इसमें H5N1 है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और वाइल्ड बर्ड्स में वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलेट हो रहा है। जो बर्ड्स हैं इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं अपनी सैलिवा, म्यूकस और फेसिस के द्वारा, और इससे पीपल और एनिमल जो इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं उनमें एक रिस्क का खतरा बना रहता है। आपको जानना चाहिए जो ह्यूमन्स हैं वो बर्ड फ्लू के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं जो एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, या उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैरकेसेस हो गया, सलाइवा हो गया या फिर फेसिस हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। हमने देखा भी था पिछले महीने एक नोटेबल केस हमने देखा था मई के महीने में, जिसमें 59 ईयर ओल्ड मैन मैक्सिको का, इसकी मृत्यु हो गई है H5N2 के कारण। ये भी एक बर्ड फ्लू स्ट्रेन है और इससे पहले कभी ह्यूमन में इसको नहीं देखा गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द बायोप्लास्टिक पार्क बी डेवलप्ड? उत्तर प्रदेश से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम बायोप्लास्टिक पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे और इसके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी 2000 करोड़ रुपए। ये पार्क 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर हमें डेवलप किया जाएगा कुंभी विलेज, गोरखनाथ तहसील, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पार्क के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी। बायोप्लास्टिक एक तरह के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें नेचुरल मटेरियल्स जैसे कॉर्न, सनफ्लावर, शुगर बीट इनसे बनाया जाता है, इसलिए इन्हें नेचुरल प्लास्टिक भी बोला जाता है। ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं फैलता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है एंटोनियो कोस्टा। आपको जानना चाहिए एंटोनियो कोस्टा ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यूरोपियन काउंसिल के 2.5 ईयर टर्म के लिए, 2.5 साल के लिए। एंटोनियो कोस्टा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के, और ये रिप्लेस कर रहे हैं चार्ल्स मिशेल को जो कि बेल्जियम से हैं। आपको बता दें एंटोनियो कोस्टा ने उर्सुला वॉन डेर लेयन इनका नाम प्रपोज किया है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के लिए, और काजा कलास को चूज़ किया है हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। यूरोपियन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कॉलेजिएट बॉडी है जो कि ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शंस एंड प्रायोरिटीज़ जो यूरोपियन यूनियन की है उसको डिफाइन करती है, और जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कमीशन है, उनके एग्जीक्यूटिव का ये एक हिस्सा है। इसमें जो भी EU मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो भी गवर्नमेंट के हेड्स हैं वो होते हैं, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होते हैं। इनफॉर्मली इसको 1975 में बनाया गया था, लेकिन 2009 में फिर इसको फॉर्मलाइज किया गया एज अ इंस्टीट्यूशन। Where was South India's first and the country's largest leopard safari inaugurated? दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कि साउथ इंडिया की फर्स्ट और हमारे देश की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इनोग्रेट की गई है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। आपको बता दें रिवर स्वर्णमुखी भी इस पार्क से होकर गुजरती है। इंडियन लेपर्ड जिसे पैंथेरा पार्डस फुस्का बोलते हैं, ये इस तरह की एक लेपर्ड सब स्पीसीज़ है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो भी बिग कैट्स होती हैं उनमें स्मॉलेस्ट होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एजाइल प्रेडेटर्स होते हैं, ट्री पर भी क्लाइंब कर सकते हैं।
विच मर्सिडीज ड्राइवर वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रां प्री, किस मर्सिडीज ड्राइवर ने ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जॉर्ज रसेल। आपको जानना चाहिए कि जॉर्ज रसेल इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जीता है क्योंकि जो रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन है और मैक्लेरेन के जो लैंडो नॉरिस हैं इनके बीच में कॉलिजन हो गया और उसके बाद फिर जॉर्ज रसेल विनर बन गए। आपको बता दें जॉर्ज विलियम रसेल जो हैं ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में रेसिंग करते हैं मर्सिडीज़ के लिए। हु डिड विश्वनाथन आनंद डिफीट इन द फाइनल्स ऑफ द लियोन मास्टर्स टू विन हिज 10th टाइटल? विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स के फाइनल में किसे हराकर अपना 10वां खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जेम्स सेंटोस लतासा। आपको जानना चाहिए कि 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद इन्होंने स्पेन के जेम्स सेंटोस लतासा को 3-1 से फाइनल में हराकर लियोन मास्टर्स जीता है जो कि स्पेन में हुआ और ये इनका 10th टाइटल है विश्वनाथन आनंद का। विश्वनाथन आनंद आप सभी जानते हैं रिकॉर्ड 2 टाइम चेस वर्ल्ड कप चैंपियन हैं और भारत से पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, 1988 में बने थे। 2022 में इन्हें डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया फीडे का। ये फर्स्ट रेसिपिएंट भी हैं खेल रत्न अवार्ड के, 1991-92 में इनको दिया गया था जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। साल 2007 में इन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे पद्म विभूषण कहते हैं इससे इन्हें जो है पुरस्कृत किया गया। Along with Arnav Kumar Chaudhary, who else has been appointed as an executive director of the RBI? अर्नव कुमार चौधरी के साथ आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में और किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चारुलता एस कौर। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्नव कुमार चौधरी और चारुलता एस कौर इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है। थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसके जो ऑफिसेस हैं पूरे देश में 33 लोकेशंस पर हैं, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहले इसका जो सेंट्रल ऑफिस हुआ करता था वो कोलकाता में हुआ करता था, फिर 1937 में से मुंबई में मूव कर दिया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यही मुंबई में ही जो गवर्नर है उनका ऑफिस भी यहीं पर ही है। आपको बता दें रिजर्व बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुली ओन्ड है। विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड सुजाता सोनिक एज इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी? किस राज्य सरकार ने सुजाता सोनिक को अपनी पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए कि जो सुजाता सोनिक है ये फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की और ये टेक ओवर कर रही हैं जो रिटायर हो रहे हैं चीफ सेक्रेटरी नितिन करीर। महाराष्ट्र की बात करते हैं, कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं। Which Indian company has become the first to surpass a market value of 21 लाख करोड़ रुपीस? कौन सी भारतीय कंपनी 21 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो मार्केट वैल्यू है वो 21 लाख करोड़ रुपए को सरपास कर गई है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बहन बेटी मैकई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मैकई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, झारखंड। आपको जानना चाहिए जो झारखंड कैबिनेट है इसने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम प्रोवाइड की है, लॉन्च की है, जिसका फ़ायदा 45 लाख महिलाएं जो राज्य में हैं उनको पहुंचेगा और उनको एम्पावर किया जाएगा, सेल्फ रिलायंट उनको बनाया जाएगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी मैकई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और जो भी महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन ने की, उस दौरान इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम इनोग्रेटेड? भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, शिमला। आपको जानना चाहिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम को इनोग्रेट किया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। और आपको जानना चाहिए जो ये चैडविक हाउस है ये एक इतिहास से जुड़ा हुआ एक समझ सकते हैं मोन्यूमेंट है। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब शिमला समझौता हुआ था
तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्टे किया था 1946 में। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला गया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए। Who has been appointed as the Vice Chancellor of Universal AI University UAIU? Universal AI University UAIU के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा साइमन मैक। देखिए यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इन्होंने साइमन मैक जो कि एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग प्रोफेसर हैं, इन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया है। और इनकी अपॉइंटमेंट इसलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि कोई फॉरेन नेशनल जो है किसी भारतीय यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग वाइस चांसलर बना है। जो ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री एक्सरसाइज डब्ड फ्रीडम एज? फ्रीडम एज नामक सैन्य अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। देखिए साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, इन्होंने एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है और इसका नाम है फ्रीडम एज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंसेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, डिफेंसिव साइबर ट्रेनिंग, इन सभी एरियाज पर फोकस रखेगी। What is the new aggregate WMA limit for state governments and union territories? राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई समग्र WMA सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 60,118 करोड़ रुपए। देखिए जो एग्रीगेट वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है, WMA लिमिट स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए, इसे 28% तक बढ़ा दिया गया है और 60,118 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले कितनी लिमिट थी? 47,010 करोड़ रुपए की। आपको बता दें इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि RBI ने एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसमें कि जो स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो लोग शामिल थे, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। आपको बता दें जो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है ये RBI द्वारा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरीज को, जब उनकी रिसीट्स और पेमेंट्स में मिसमैच होता है, ठीक है, तो टेम्प्रेरी मिसमैचेस को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि RBI फ्री में देता है, 90 दिन के अंदर अंदर वापस करने होते हैं, अगर नहीं देते तो फिर उसके बाद चार्जेस लगते हैं। What is the new threshold for the basic service डीमैट account as set by SEBI? SEBI द्वारा निर्धारित बेसिक सर्विस डीमैट खाते के लिए नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 10 लाख रुपीज़। देखिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिक्योरिटी मार्केट्स में, इसके लिए सेबी ने क्या किया है, जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड है उसको 10 लाख रुपए कर दिया है। पहले कितना था? 2 लाख रुपए। और ये कब से अप्लाई होगा? 1 सितंबर से। तो जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होते हैं जिन्हें BSDA कहते हैं, ये लोअर कॉस्ट वर्जन होते हैं रेगुलर डीमैट अकाउंट के। ये जो फैसिलिटी है सेबी द्वारा साल 2012 में जो है शुरू की गई थी ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके और जो डीमैट चार्जेस का जो बर्डन है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पर वो रिड्यूस हो सके। आपको जानना चाहिए जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं इन अकाउंट्स के वो ज़ीरो रहेंगे अगर आपकी जो सिक्योरिटी है वो 4 लाख तक की है, ठीक है। अगर 4 लाख से ज़्यादा की है और 10 लाख तक की है तो 100 रुपये रहेंगे, और यदि 10 लाख से ज़्यादा की है, ठीक है, तब वो रेगुलर चार्जेस उसमें अप्लाई होंगे, तब वो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में नहीं गिना जाएगा। Which organization is partnering with the Reserve Bank of India to create a platform for instant cross-border retail payments? तत्काल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आसियान कंट्रीज। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एशियन कंट्रीज़ या आसियान कंट्रीज़ इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स जो है की जा सके, और ये प्लेटफॉर्म 2026 तक लाइव हो जाएगा। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस को भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसके तहत इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को इनेबल किया जा सकता है। जो भी अलग अलग देशों के अपने डोमेस्टिक जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा UPI है, ठीक है, इनको इंटरलिंक किया जा सकता है। तो नेक्सस की शुरुआत की थी जो आपका ये है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, इनका जो इनोवेशन हब है इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मकसद है जो भी अलग अलग देशों के या फिर आसियान कंट्रीज़ जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इनके जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जा सके।
An agreement to this effect was signed by BIS and central banks of the founding countries, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, Banco Central NC Philippines, Monetary Authority of Singapore and RBI। ठीक है, और हाल ही में बेसल स्विट्जरलैंड में इसको साइन किया गया। How much monetary penalty was imposed by the RBI on the Rohika Central Cooperative Bank Limited? RBI द्वारा द रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1.5 लाख रुपए। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मधुबनी बिहार पर, और क्योंकि जो आरबीआई के नो योर कस्टमर जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया है। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर, केवाईसी से संबंधित जो डायरेक्शंस है उनका अनुपालन नहीं किया गया। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी बैंक एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर, क्योंकि केवाईसी का अनुपालन इन्होंने नहीं किया है। वहीं आरबीआई ने गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर भी फाइन लगा है, क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, इनका अनुपालन नहीं किया है। देखिए, कई एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि इतने सारे फ़ाइन कैसे याद रखें। तो अब आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए सितंबर लास्ट या अक्टूबर में कोई होता है, जैसे बैंक का या आरआरबीपीओ वगैरह का, तो उसके लिए आप 1-2 महीने पहले के जो भी ये फ़ाइन लग रहे हैं इनको देख सकते हैं। ये जो कोऑपरेटिव बैंक पर लगते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे किसी प्राइवेट बैंक पर लग गया, पब्लिक सेक्टर बैंक पर लग गया, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज 3 बुक्स ऑन विच फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय उपराष्ट्रपति पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 बुक्स रिलीज़ की हैं जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं एम वेंकैया नायडू, इनकी जो जीवन है, जर्नी रही है उस पर संबंधित। तो इन्होंने हाल ही में अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बुक्स के नाम है, पहली बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, जिसे एस नागेश कुमार ने लिखा है। दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 30th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको डॉक्टर आई.वी. सुब्बाराव ने लिखा है। तीसरी जो है पिक्टोरियल बायोग्राफी है तेलुगु में, मान्यता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, जिसे संजय किशोर ने लिखा है। Who has been elected as the chair of Global Wind Energy Council India? Global Wind Energy Council India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है गिरीश तांती। देखिए, जो सुजलोन वाइस चेयरमैन हैं गिरीश तांती, इन्हें ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, भारत वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट विंड मार्केट है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें, स्थापना 2005 में इसकी हुई थी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूशन परफॉर्म्ड? भारत का पहला सफल भ्रूण रक्त आदान कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है एम्स दिल्ली। आपको जानना चाहिए, एक महिला रही जिनकी 7 जो है फेल्ड प्रेगनेंसीज जो है हो चुकी थी, तो उन्होंने एक हेल्दी चाइल्ड को जन्म दिया है एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स की मदद से, क्योंकि इनका जो फीटस है वो एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर से जो है सफ़र कर रहा था। तो उनको तो इसका जो ट्रीटमेंट किया गया वो था ओडी फिनोटाइप्स रेड सेल यूनिट्स को ट्रांसफ्यूज़ किया गया। इसे जापान से लाया गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है भारत में, इस तरह के प्रोसीजर को किया गया है, और पूरे वर्ल्ड में ये 8th केस था जहाँ पर इसे ट्रीट किया गया। तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी रहती है ना, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मदर के या फिर बेबी के अलग अलग होते हैं, तो उससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अनबोर्न चाइल्ड में, जैसे एनीमिया, जॉन्डिस, हार्ट फेलर, इवन डेथ भी हो जाती है फीटल की। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स एस्टेब्लिश्ड? एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराजगंज। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया है। तो जो एशियन किंग वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। आपको बता दें, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की रेड लिस्ट है, ठीक है, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है साल 2007 से ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम रखा है। आपको बता दें, जो एशियन किंग वल्चर्स हैं, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि जो एक्सेसिव यूज़ होता है डाइक्लोफिनेक का, जो कि एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है,
डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं जैसे काव वगैरह, इनको बुखार हो गया तो वहाँ पर यूज़ की जाती है। तो ये लोग ड्रग यूज़ करते हैं, काव हो गया ये और एनिमल हो गए, ठीक है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो वल्चर होते हैं उन्हें खाते हैं तो उनके शरीर में डाइक्लोफेनेक चला जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। हु आर द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टीवी रविचंद्रन एंड पवन कुमार। आपको जानना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल, इन्होंने 2 नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स अपॉइंट किए हैं। इनका नाम है टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। आपको जानना चाहिए राजेंद्र खन्ना जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, इन्हें एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे विक्रम मिश्री, इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर अजीत डोभाल हैं, इन्हें हाल ही में तीसरी बार NDA गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया है और कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक इनको दी गई है। चला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ विच बैंक? किस बैंक के अध्यक्ष के लिए चला श्रीनिवासुलु शेट्टी की सिफारिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है यानी कि FSIB, इन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसके नेक्स्ट चेयरमैन चला श्रीनिवासुलु शेट्टी होने चाहिए। इनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है। आपको बता दें SBI के जो करंट चेयरमैन हैं दिनेश कुमार कारा, ये इस अगस्त 28 को रिटायर हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 में इन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। ओरिजिनली ये अक्टूबर 7, 2020 को SBI के चेयरमैन बने थे। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर शेट्टी हैं ये फ़िलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI में, और आपको बता दें SBI में जो चेयरमैन नियुक्त होता है वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से ही कोई एक बनता है। हालांकि ऐसा और PSU बैंक्स में नहीं होता, पर SBI में ऐसा ही होता है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है FSIB, इसकी स्थापना साल 2022 में की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स, इनकी अपॉइंटमेंट की सिफारिश की जा सके। तो यही लोग जो FSIB है यही बोर्ड इंटरव्यू लेता है इन पद के लिए। भानु प्रताप शर्मा फिलहाल चेयरमैन है इस फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के। हाउ मच वॉज द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन HSBC? RBI ने HSBC पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 29.6 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर। यह पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड रुपी डिनोमिनेटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशन से संबंधित इनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैत्री। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, इसने इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के 13th एडिशन में पार्टिसिपेट किया है और ये थाईलैंड में ही हुई है एक्सरसाइज। लास्ट एडिशन इसका 2019 में हुआ था उमरोई मेघालय में। इंडियन आर्मी कंटिजेंट में 76 पर्सनल गए हैं जिनमें मेनली लद्दाख स्काउट्स के हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इंडियन आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया है इस एक्सरसाइज में। वेयर डज इंडिया रैंक आउट ऑफ दिस 174 कंट्रीज इन द IMF's आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड? IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड में 174 देशों में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 72। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड को रिलीज़ किया है। आपको बता दें ये 174 कंट्रीज़ का जो AI प्रिपेयरनेस लेवल है उसको एसेस करता है। तो इसमें जो कंट्रीज़ की रेटिंग दी गई है ये 4 की एरियाज़ में दी गई है। एक तो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़, तीसरा है इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, चौथा है रेगुलेशन एंड एथिक्स। आपको बता दें हर कंट्री को 4 इंडेक्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है एडवांस्ड इकोनॉमी, दूसरा है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, लो इनकम कंट्री। 3 में है ना, एडवांस इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री। सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स,
ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस के मामले में। भारत को EM कैटेगरी में रखा गया है। EM यानी कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, और जो ये ऊपर सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनको एडवांस्ड इकोनॉमी में रखा गया है। तो इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में रखा गया है, 0.49 रेटिंग है, और भारत की 174 कंट्रीज़ में 72 रैंक है। बांग्लादेश की 113 है, श्रीलंका की 92 है, चाइना की 31 है। साउथ सुडान लीस्ट प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसकी रैंक लास्ट है 174। Which city has been ranked the world's most livable for the third consecutive year according to the Economist Intelligence Unit? Economist Intelligence Unit के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य स्थान बताया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वियना। आपको जानना चाहिए लगातार तीसरी बार वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इसे वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी बताया गया है। ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। आपको बता दें, जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें बताया जाता है कि कितनी कंफर्टेबल है कोई सिटी रहने के लिए, और 173 सिटीज़ को यहाँ पर एग्जामिन किया गया है 30 इंडिकेटर्स के तहत और 5 कैटेगरीज में: स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जानना चाहिए वियना के बाद दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन आती है, डेनमार्क, उसके बाद ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और फिर कैलगरी कनाडा, और 5वें पर ही जेनेवा भी है। ये दोनों सिटीज़ 5th पोजीशन पर है, कैलगरी एंड जेनेवा। वेस्टर्न यूरोप ये बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन रहा है लिवेबिलिटी के मामले में, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका आता है। एशिया पैसिफिक रीजन से 4 सिटीज़ में आती हैं टॉप 10 में, जैसे मेलबर्न है और सिडनी है, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओसाका है जापान से, और ऑकलैंड है न्यूजीलैंड से। बॉटम 10 की अगर हम बात करें, इसमें सब सहारन अफ्रीका और मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन आता है। डेमेस्कस, सीरिया, त्रिपोली, लीबिया, ये जो है लोवेस्ट सिटीज़ हैं। डेमेस्कस सीरिया की हो गई और त्रिपोली लीबिया की हो गई। ये दोनों सिटीज़ जो हैं लोवेस्ट रैंकिंग सिटीज़ हैं। According to the Brand Finance, which company has retained its position as India's most valuable brand? ब्रांड फाइनेंस के अनुसार किस कंपनी ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। आपको जानना चाहिए टाटा ग्रुप इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ऐसा बताया गया है इंडिया 100 2024 रिपोर्ट में, जिसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया गया है। टाटा ग्रुप ने 9% की ग्रोथ देखी है और इनकी ब्रांड वैल्यू $28.6 बिलियन है। टाटा ग्रुप के बाद IT कंपनी इन्फोसिस आती है, उसके बाद फिर HDFC ग्रुप आता है तीसरे नंबर पर। आपको जानना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ अचीव की है ब्रांड वैल्यू के मामले में 61%, उसके बाद फिर बैंकिंग 26%, फिर माइनिंग, आयरन एंड स्टील सेक्टर्स 16% एवरेज ग्रोथ। वेस्ट साइड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड है। Which country has become the first to impose carbon tax on livestock emissions? कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, डेनमार्क है। आपको जानना चाहिए डेनमार्क अब से 2030 से जो भी काउज हैं, शीप हैं या फिर पिग्स हैं, इनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिट की जाती है, ठीक है, उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उन पर टैक्स लगाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला देश होगा। आपको जानना चाहिए डेनमार्क के बारे में, कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड NTR भरोसा पेंशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कुछ प्रोमिस किए थे इलेक्शन से पहले, तो उसी में एक प्रोमिस था NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च करने संबंधित, जिसमें पेंशन दी जाती है अलग अलग वर्गों के लोगों को। तो यहाँ पर ओल्ड एज पीपल, विडोज, वीवर्स, टोडी टेपर्स और फिशरमैन, सिंगल वुमेन, ट्रेडिशनल कॉपलर्स, ट्रांसजेंडर्स, आर्टिस्ट, इन सभी को 3000 से लेकर 4000 रुपये तक की पर मंथ पेंशन दी जाएगी। TDP के नरीश पत्नम MLA, इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो MLA है, C अय्यना पत्रुदु, इन्हें 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट केस अंडर द भारतीय न्याय संहिता फाइल्ड आफ्टर द न्यू लॉस कमिंग टू इफेक्ट? नए कानून लागू होने के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि जैसे ही भारतीय न्याय संहिता लागू हुई 1 जुलाई को,
तभी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो है फाइल किया गया और इस तरह से ये फर्स्ट केस बना हमारे देश में जो न्यू क्रिमिनल कोड के तहत जो है रजिस्टर किया गया है। तो FIR अंडर सेक्शन 3032 थेफ्ट ऑफ BNS फाइल किया गया हजीरा पुलिस स्टेशन ग्वालियर में। आप जानते हैं कि 3 जो ये न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें BNS भी है, भारतीय न्याय संहिता, ये जो है 1 जुलाई को इफेक्ट में आए हैं, लागू हुए हैं और इन्होंने ब्रिटिश एरा लॉज को रिप्लेस किया है। तो BNS ने तो इंडियन पिनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल? हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? सही आंसर ऑप्शन ए हंगरी है। आपको जानना चाहिए हंगरी जो कंट्री है इसने 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की चेयरमैनशिप हासिल कर ली है। हंगरी का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन करते हैं। हंगरी की बात करते हैं, कैपिटल बुडापेस्ट है, प्रेसिडेंट है तामस सुलियोक। Which airline will set up South Asia's largest flying training organization FTO in अमरावती? कौन सी एयरलाइन अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी एयर इंडिया है। आपको जानना चाहिए एयर इंडिया जल्द ही साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO इसे अमरावती जो कि विदर्भ एरिया महाराष्ट्र में आता है यहाँ पर सेटअप करेगी, तो पायलट ट्रेनिंग कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ पाएगी। द फ्लाइंग स्कूल विल बी ऑपरेटेड बाय मिड 2026 एंड 180 कमर्शियल पायलट्स विल पास आउट एवरी ईयर। The FTO, the first by any Indian airline in the country, will have 31 single engine and 3 twin engine aircraft for training. तो ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर पायलट्स को। MD and CEO एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन है। Which state government signed an MOU with the National Forensic Science University to establish a Center of Excellence in Forensic Science Training? किस राज्य सरकार ने फोरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। आपको जानना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच में, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू इनहेंस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन हरियाणा बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ NFSU. It is to improve the criminal justice system in Haryana with NFSU's expertise. Which sports organization signed a 7-year deal with ACG Sports Limited? किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ACG स्पोर्ट्स लिमिटेड के साथ 7 साल का समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक 7 साल की डील साइन की है ACG स्पोर्ट्स लिमिटेड के साथ, और जिसके तहत ये नेशनल स्टार बास्केटबॉल लीग फॉर मेन एंड वीमेन को होस्ट करेगा, और ये लीग में 10 मेंस टीम्स रहेंगी और 8 वीमेंस टीम्स रहने वाली हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, प्रेसिडेंट आदव अर्जुना है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन दिल्ली NCR टू इंस्टॉल अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर स्थापित करने वाला दिल्ली NCR में कौन पहला विश्वविद्यालय बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मानव रचना यूनिवर्सिटी। देखिए मानव रचना यूनिवर्सिटी MRU ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गया है दिल्ली NCR एरिया में, जिसने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर को स्थापित किया है, वो भी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है, इसके साथ मिलकर। द इंस्टॉलेशन ऑफ द GNSS रिसीवर ब्रिंग्स न्यूमरस बेनिफिट टू MRU. इट facilitates multi-parametric data collection, enhancing research capabilities in atmospheric sciences and related fields. Which company has signed an agreement with the Thales Group to manufacture 70 mm rockets in India? किस कंपनी ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। देखिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कि अडानी ग्रुप का एक डिफेंस आर्म है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है थेल्स ग्रुप के साथ, जिसके तहत 70 mm रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले महीने भी अडानी डिफेंस ने एज ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस से ही संबंधित।
Which two countries jointly launched the Space Variable Objects Monitor SVOM satellite to study gamma ray burst? गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किन दो देशों ने संयुक्त रूप से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी, चाइना एंड फ्रांस। आपको जाना चाहिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट जिसे जॉइंटली डेवलप किया है चाइना और फ्रांस ने, इसे जीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें ये जो स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट है ये गामा रे बर्स्ट को जो है स्टडी करेगी। और ये जो गामा रे बर्स्ट होते हैं किसके कारण होते हैं? जो एक्सप्लोजिव कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं जैसे ब्लैक होल बर्थ या फिर न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन, इनके कारण होते हैं। The primary objective of SVOM is to look for GRBs across the universe. Once found, the satellite will measure and study their electromagnetic radiation properties. How many gazelles are reported in India as per the Future Unicorn Index 2024? Future Unicorn Index 2024 के अनुसार भारत में कितने गैजल्स रिपोर्ट किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है 46। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक दो फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेगा। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने AS के प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को रिलीज़ किया है। इसमें बताया गया है कि भारत में फ़िलहाल 67 यूनिकॉर्न्स हैं, 46 गैजल्स हैं और 106 चीताज हैं। ठीक है, जबकि 2023 में 68 यूनिकॉर्न्स थे, 51 गैजल्स थे और 96 चीताज थे। तो इसमें इस इंडेक्स में जो है 38 न्यू एंट्रेंट्स हैं और कुछ जो थे 2023 में थे वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, कुछ नए आए हैं तो नए है 38 हैं। तो इसमें आपको ये जानना चाहिए जो गैजल्स हैं इनको क्या कहते हैं? ऐसी कंपनीज जो 3 सालों में यूनिकॉर्न बन जाएगी। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन का वैल्यूएशन जो है पार कर जाएगी। और 31 चीताज हैं। चीताज क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज जो 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगी। तो ये आप याद रखिएगा। इंडियाज़ फ्यूचर यूनिकॉर्न्स आर करंटली वर्थ $58 बिलियन और चाइना और US आप सभी जानते हैं यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर रहते हैं। हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डिक स्कूफ। आपको जानना चाहिए डच इंटेलिजेंस एजेंसी के फॉर्मर चीफ डिक स्कूफ ये न्यूजीलैंड के ये नीदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्हें शपथ दिलाई है डच किंग विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा। आपको जानना चाहिए ये सक्सीड कर रहे हैं मार्क रूटे को, जो कि इस साल के अंत में नेटो के सेक्रेटरी जनरल का पद संभालेंगे। आपको जानना चाहिए नीदरलैंड्स के बारे में, कैपिटल एम्स्टर्डम है, पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट है वो द हेग में बैठती है, करेंसी यूरो है। जो डेनमार्क के होते हैं उन्हें डेनिश बोलते हैं और जो नीदरलैंड्स के होते हैं उन्हें बोलते हैं डच। Which edition of the India-Mongolia joint military exercise was recently held? हाल ही में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 16th। आपको जानना चाहिए कि इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम नोमैटिक एलिफेंट है, इसका 16th एडिशन हाल ही में फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में हुआ है और इंडियन कंटिजेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 45 पर्सनल ने। और जो ये सब पर्सनल थे कहाँ से थे? जो सिक्किम स्काउट्स की बटालियन है यहाँ से थे। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया, तो बटालियन ऑफ सिक्किम स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट है ये एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, हर साल की जाती है अल्टरनेटिवली, एक बार इंडिया में एक बार मंगोलिया में। तो जो 2023 का एडिशन था वो जुलाई में हुआ था मंगोलिया में। Which space mission did Srinivas Hegde passed away recently serve as the mission director for? श्रीनिवास हेगड़े जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अंतरिक्ष मिशन के मिशन निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चंद्रयान 1। आपको जानना चाहिए श्रीनिवास हेगड़े जो कि इंडिया के फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 71 की एज में। और कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। राजावरोत्यम संपंतम, आपको बता दें ये श्रीलंका से रहे हैं, तमिल नेशनल अलायंस के लीडर रहे और जो एथनिक तमिल्स हैं श्रीलंका में उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इनका भी निधन हो गया है 91 की एज में। फॉर्मर इंडिया मिडफील्डर भूपिंदर सिंह रावत जिन्होंने 1969 का मेरडेका कप भी खेला था मलेशिया में, इनका भी निधन हो गया है 85 की एज में। प्रोफेसर CV चंद्रशेखर
जिन्हें चंद्रू अन्ना भी बोलते हैं, ये जाने माने भरतनाट्यम डांसर रहे हैं, पद्म भूषण अवार्डी भी रहे हैं। इनका भी निधन हो गया है 89 की एज में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अखिल गुप्ता। आपको जाना चाहिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कि होली ओन्ड कंपनी है भारतीय ग्रुप की, इन्होंने अखिल गुप्ता को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही 2 नए डायरेक्टर्स भी अपने बोर्ड में ऐड किए हैं। इनका नाम है दिनेश कुमार मित्तल और वी रंगनाथन। पराग राजा MD एंड CEO है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, फिलिप वेरिन। आपको जाना चाहिए फिलिप वेरिन ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और इस पद पर ये मैरिया फर्नांडा गार्जा को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए जो ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक वर्ल्ड काउंसिल भी है। इन्होंने 3 प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स भी ऐड किए हैं। एक तो हैं फर्स्ट वाइस चेयर जो कि इंडिया से हैं, हर्षपति सिंघानिया। दूसरे वाइस चेयर इंडोनेशिया से हैं, सिंथा कमदानी। और तीसरे वाइस चेयर आपके केन्या से हैं, पैट्रिक ओबात। ये जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये इकलौती ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। Whom did India's Suhas Yathiraj displace to claim the top spot in the BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग्स? भारत के सुहास यतिराज ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, लुकास मैजूर। देखिए भारतीय पैरा शटलर सुहास यतिराज ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं और जो लेटेस्ट BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं और इन्होंने पीछे छोड़ा है लुकास मैजूर को। तो ये काफ़ी लंबे समय से पहले नंबर पर थे, अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें जो मिस्टर सुहास हैं ये IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के और इस साल फरवरी में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल भी जीता था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू 15-minute ऑनलाइन लोन फैसिलिटी अनवील्ड बाय SBI? SBI द्वारा शुरू की गई 15 मिनट ऑनलाइन ऋण सुविधा का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, MSME सहज। देखिए पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MSME सहज इसको लॉन्च किया है जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस लोन फैसिलिटी है MSMEs के लिए जो कि 1 लाख रुपए तक के जो अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइसेस हैं उनके अगेंस्ट क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और केवल 15 मिनट में आपको इसमें लोन मिल जाता है। यानी कि लोन के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया और आपको जो अमाउंट है वो डिस्पर्स कर दी गई। केवल 15 मिनट इसमें लगते हैं। इससे पहले SBI ने 15 मिनट का इसी तरह का एक SME डिजिटल बिजनेस लोन भी लॉन्च किया था MSMEs के लिए। तो यहाँ पर 45 मिनट में लोन प्रोवाइड करा रहे थे। व्हाट इज़ KBL वाइस? अ सेविंग अकाउंट लॉन्च्ड बाय कर्नाटका बैंक। कर्नाटक बैंक द्वारा शुरू किया गया बचत खाता KBL वाइस का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेलनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स फॉर एल्डरली। आपको जाना चाहिए कि कर्नाटक बैंक ने KBL वाइस सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स बैंक अकाउंट लॉन्च किया है जो कि एक यूनिक बैंकिंग प्रोडक्ट है और बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड वेलनेस नीड्स को पूरा करता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इस प्रोजेक्ट को ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है KBL वाइस, यानी कि वाइस का मतलब होगा वेलनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग फॉर एल्डरली। और आपको बता दें 2 एक्सक्लूसिव इसके वेरिएंट्स हैं। एक तो है KBL वाइस सिग्नेचर और दूसरा है KBL वाइस एडवांटेज। ठीक है, ये दोनों ही इसके प्रीमियम वेरिएंट हैं। अच्छा, इसके लिए बैंक ने पार्टनरशिप की है केयर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडीबडी के लिए, मेडीबडी के साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर विच NEC कॉरपोरेशन इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज सिस्टम इंटीग्रेटर? डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके लिए NEC कॉरपोरेशन इंडिया को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, PFRDA ट्रेस। देखिए पेंशन रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA, इन्होंने जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है PFRDA ट्रेस, इसके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर चुना है NEC कॉरपोरेशन इंडिया को। कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। देखिए जो ये PFRDA ट्रेस है, ट्रेस का मतलब है ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड कंप्लायंस ई प्लेटफॉर्म। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। यहाँ पर
जो भी रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं इंटरमीडिएट्स द्वारा वो सबमिट किए जा सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग हो गया, उनको अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, किसी ने अप्लाई किया है किसी चीज़ के लिए उसको ट्रैक कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं, मतलब एक तरह का ये कंप्लायंस प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दें ये जो ट्रेस प्रोजेक्ट है ये एक मॉड्यूलर एंड API बेस्ड प्लेटफॉर्म है। PFRD की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है दीपक मोहंती। What recent authorization did Jupiter Money receive from the Reserve Bank of India? Jupiter Money को भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में कौन सा लाइसेंस प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, परमिशन टू ऑफर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPIs। जुपिटर मनी जो कि एक न्यू बैंकिंग फिनटेक स्टार्टअप है, इसने फाइनल ऑथराइजेशन प्राप्त कर लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना शुरू कर सकता है। देखिए जो ये PPIs होते हैं ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक तरह के डिजिटल वॉलेट्स होते हैं या फिर कार्ड्स आप कह सकते हैं। इसमें आप एडवांस में पैसा डाल सकते हैं, यानी कि प्रीपेड आपने किया और उसके बाद फिर जो भी आपको खर्चा करना है कहीं पर पे करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके वॉलेट में जो स्टोर वैल्यू है उसके अगेंस्ट आप पे कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं जो ओपन PPIs होते हैं उनमें। और आपको इसमें जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि पैसा तो आप डालोगे बैंक अकाउंट से, पर डायरेक्टली आपको जो है बैंक से लिंक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। PPIs करंटली अलाउ यूजर्स टू ट्रांसफर अप टू ₹2 लाख इन द अकाउंट। अच्छा, सब पैसा जो कि एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर ऑपरेट कर सकता है और ये मंजूरी इसको मिली है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। What recent approval did Reliance Industries Jio Platforms receive from InSpace? Reliance Industries के Jio Platform को InSpace से हाल ही में क्या मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन बी है, परमिशन टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जियो प्लेटफॉर्म है इसे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि InSpace से अप्रूवल मिल गया है कि ये सैटेलाइट्स ऑपरेट कर सकता है, जिसके तहत गीगाबिट फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये अप्रूवल बेसिकली मिली है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो प्लेटफॉर्म्स और लग्जमबर्ग बेस्ड SES के बीच में। लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूटेलसेट्स का जो भारतीय एंटरप्राइजेज बैक्ड OneWeb है, इसे भी इस तरह की अप्रूवल दी गई थी। InSpace के चेयरमैन पवन गोयनका हैं। Which IT has signed MOU with Renesas Electronics Corporation for research on very large scale integration VLSI system? किस IIT ने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रणाली पर शोध के लिए रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और जापानीज एडवांस सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये रिसर्च करेंगे और जो भी ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI होता है और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम होता है, इस पर मिलकर कार्य करेंगे, इससे संबंधित ही रिसर्च भी करेंगे। एज पार्ट ऑफ द MOU, Renesas will support curriculum development, hands-on learning and outreach programs at IIT Hyderabad to nurture semiconductor talent. Which drug remains the most widely used worldwide according to World Drug Report 2024? World Drug Report 2024 के अनुसार कौन सी ड्रग दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैनबिस। UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, इन्होंने अपनी एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 हाल ही में जारी की है। इन्होंने बताया है कि ऐसे लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं ये 292 मिलियन है 2022 में, यानी कि 20% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है पिछले 10 सालों में। और सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? कैनबिस, 228 मिलियन यूज़र्स। उसके बाद ओपियोइड्स, फिर एम्फेटामिन्स, फिर कोकीन, फिर एक्सटेसी। साथ ही बताया कि जो नीटाचिन्स, ठीक है, ये भी एक तरह का ड्रग है, ये जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती है और ओवरडोज के कारण डेथ भी हो रही है लोगों की। इसमें ये बताया गया है कि 64 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ये ड्रग यूज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और 11 में से केवल एक को ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। ये बताया है कि महिलाओं को, जो अगर हम मैन से पुरुष से तुलना करें तो ट्रीटमेंट उनको कम मिल पाता है ड्रग डिसऑर्डर के रूप में। UNODC का हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है।
What initiative has नीति आयोग launched under its अटल इनोवेशन मिशन? नीति आयोग ने अपने अटल इनोवेशन मिशन के तहत कौन सी पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0। देखिए, नीति आयोग ने अपने फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन के तहत AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 लॉन्च किया है। साथ ही इनोवेशंस फॉर यू हैंडबुक का 5th एडिशन भी लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन आप सभी जानते हैं नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका मतलब है पूरे देश भर में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, इसका कल्चर लाना लोगों में कि हाँ, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 इसको लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेट किया गया है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ। इंडिया एंड गैम्बिया रिसेंटली साइंड एन एक्सटेंशन ऑफ एन MOU रिलेटेड टू विच एरिया? भारत और गैम्बिया ने हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित एक समझौता ज्ञापन के विस्तार पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट द रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। इन्होंने एक MOU पहले का साइन किया हुआ था, तो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। और किससे संबंधित है ये? रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो 8 जुलाई 2024 से ये अस्तित्व में आएगा। गैम्बिया की बात करते हैं, कैपिटल बंजुल है, करेंसी है गैम्बियन दलासी। Which company recently launched the world's first large-scale 100% hydrogen-ready engine power plant? हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है वॉर्टसिला। देखिए, फिनलैंड की कंपनी है वॉर्टसिला। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। ये नेचुरल गैस पर चल सकता है, 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन ब्लेंड्स पर चल सकता है, और जो ग्रिड होती हैं पावर ग्रिड, उनके साथ 30 सेकंड्स में इसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है केवल एक कमांड देकर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनर विद विच कंट्री टू एनर्जाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर विद इमर्जिंग स्किल्स? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उभरते कौशल के साथ कृषि क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रीशेप द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इमर्जिंग जॉब रोल्स। Which financial institution approved a $1.5 billion loan to India for accelerating low carbon energy development? निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने भारत को $1.5 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया? सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन भारत के लिए अप्रूव किया है, ताकि जो इसकी लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट किया जा सके। आपको जानना चाहिए भारत जो है कुछ भारत के एम्बिशियस टारगेट्स हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर। जैसे हमने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट हमें इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी लानी है, और 2070 तक नेट ज़ीरो हमें अचीव करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया हुआ है 17,000 करोड़ रुपए में। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2024 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे? 2024 अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ये जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है साल 2023 से ही। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा। इस साल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 6 जुलाई को मनाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए इस बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे का थीम रहेगा कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा डॉक्टर BN गंगाधर। आपको जानना चाहिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर BN गंगाधर को नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ये अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए या फिर जब तक इनकी एज 70 साल की नहीं हो जाती तब तक के लिए किया गया है। आपको जानना चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
और भारत में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। नेशनल मेडिकल कमीशन के बोर्ड में 33 मेंबर्स होते हैं, जिनमें कि एक चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रुद्रम 1। आपको जानना चाहिए, हाल ही में भारत ने सक्सेसफुली फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम 1 है, इसे टेस्ट फायर किया है। रुद्रम 1 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है। आपको बता दें, रुद्रम 1 मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं इसके साथ इंटीग्रेट किया है और इसमें INS GPS नेविगेशन भी दिया गया है। और जो भी इस तरह के वेपन्स होते हैं जिसमें रेडिएशन एमिट होता है उनको ये टारगेट करती है। तो इससे इंडियन एयरफोर्स जो एनिमी रडार्स हैं, जो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। विच कंपनी CSR स्कीम इज द निर्माण इनिशिएटिव अ पार्ट ऑफ? निर्माण पहल किस कंपनी की CSR योजना का हिस्सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस G किशन रेड्डी, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। पोर्टल का नाम है निर्माण, यानी कि नोबेल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मिशन कर्मयोगी है इसको आगे बढ़ाती है और इनिशिएटिव किसका है? ये कोल इंडिया लिमिटेड का। कोल इंडिया लिमिटेड का ये CSR इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है ये कोल इंडिया लिमिटेड का। इसमें क्या है, जो भी मेरिटोरियस यूथ हैं, जहाँ पर भी कोल इंडिया ऑपरेट कर रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में भी, वहाँ पर जितने भी बच्चों ने UPSC CSC का प्रीलिम एग्ज़ाम हाल ही में क्वालिफाई किया है 2024 का, उनके लिए स्कीम है। उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपनी मेंस की तैयारी कर सकें। हर कैंडिडेट को नहीं, केवल उन्हीं कैंडिडेट को जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कोल इंडिया लिमिटेड, इनमें से किसी के भी। हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आर इन्वॉल्व इन द संपूर्णता अभियान? संपूर्णता अभियान में कितने आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक्स शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। आपको जानना चाहिए, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है। संपूर्णता अभियान पूरे देश में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, 3 महीने का कैंपेन रहने वाला है। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। इसका मकसद है जो भी 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं उनको 100% अचीव करना इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द SCO समिट इन अस्ताना? SCO शिखर सम्मेलन अस्ताना में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, S जयशंकर। आपको जानना चाहिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट ये हाल ही में कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में संपन्न हुई है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने भारत को इस समिट में रिप्रेजेंट किया है। आपको बता दें, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्त टोकायेव के नेतृत्व में SCO काउंसिल ने अस्ताना डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया है। अस्ताना डिक्लेरेशन SCO कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक इश्यूज़, कनेक्टिविटी, टेररिज्म फाइट और रीजनल डेवलपमेंट्स से संबंधित एक समझौता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले संघाई 5 की स्थापना की गई थी 1996 में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के द्वारा। उसके बाद SCO की स्थापना की गई 15 जून 2001 में और उज्बेकिस्तान इसका 6th मेंबर बना। आपको बता दें, लेटेस्ट मेंबर इसका बेलारूस बना है, 10वां मेंबर। उससे पहले जो 9 मेंबर इसके रहे हैं इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO में अफगानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इंडिया और पाकिस्तान SCO मेंबर्स 2017 में बने थे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है अनुज त्यागी। आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने अनुज त्यागी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पद पर मिस्टर त्यागी रितेश कुमार को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच बैंक हैज़ लॉन्च द स्मार्ट लॉक सर्विस? किस बैंक ने स्मार्ट लॉक सेवा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ICICI बैंक। आपको जानना चाहिए ICICI बैंक ने स्मार्ट लॉक, जो कि एक यूनिक सेफ्टी इनिशिएटिव है और कस्टमर्स को ये सर्विस देता है, ये ऑप्शन देता है कि वो अपनी जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उन्हें लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं बिना ICICI बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन किए या फिर उन्हें ईमेल किए बिना। तो आई मोबाइल पे जो ICICI बैंक की सर्विस है या ऐप है, इस पर ये स्मार्ट लॉक अवेलेबल है और किसी भी तरह की आपकी सर्विस है जिसे आप चाहते हैं लॉक करना या फिर अनलॉक करना, आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी कॉल के सिंपली इस स्मार्ट लॉक इनिशिएटिव के तहत अपने आप से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ स्नेक ईल? स्नेक ईल की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ऑफिच्यूस सूर्यई। आपको जानना चाहिए साइंटिस्ट ने एक नई स्पीसीज डिस्कवर की है स्नेक ईल की उड़ीसा से। इसका नाम है ऑफिच्यूस सूर्यई और ये सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में इस ईल का नाम ये दिया गया है। ये उड़ीसा राज्य के जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसके जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मंडला रीजन ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की गई है। इसका नाम है पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलिनिस। द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैव inked MOU to develop artificial intelligence tools for detecting large cardamom diseases in which state? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने किस राज्य में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए सिक्किम है। आपको जानना चाहिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को डेवलप करेंगे ताकि सिक्किम में जो लार्ज कैडमियम डिजीजेस हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके, क्लासीफाई किया जा सके। तो इस MOU को आगे बढ़ा रहा है NIC का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI है कोलकाता ये। तो जल्दी ही जो कार्डमम लीव्स की इमेजेस को एनालाइज किया जाएगा ताकि जो डिजीज़ हैं उनको पहले ही डिटेक्ट किया जा सके और उपचार किया जा सके। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा केयर स्टारमर। आपको जानना चाहिए 2024 के जो यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन है ये 4 जुलाई को संपन्न हुए और 650 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनके द्वारा वोट डाला गया बैलेट से। और कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। देखिए जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसमें क्या होता है, जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही विनर होगा, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी है, कोई आंकड़ा पार करना है, जिसके दूसरे ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की जो लेबर पार्टी है ये 14 साल बाद सत्ता में वापस आई है और कंजर्वेटिव्स को इसने हराया है। आपको बता दें जो लेबर पार्टी है इसने 650 में से 412 सीट्स जीती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है इसी तरह से। आपको बता दें लेबर पार्टी के पॉलिटिशियन और बैरिस्टर यानी कि एडवोकेट हैं ये केयर स्टारमर, ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है हॉलबोर्न एंड सेंट पेनक्रास। तो आप एक तो ये भी याद रखिए कि ये पॉलिटिशियन तो हैं ही, साथ साथ एडवोकेट भी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ये 2010 से पावर में है। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी की जो अब तक सत्ता में थी, जो अब हार चुकी है, और ऋषि सुनक इसी पार्टी से हैं। जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है इसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इस बार देखने को मिला है सिख कम्युनिटी का। ठीक है,
जो 10 न्यूली इलेक्टेड एमपीज़ हैं लेबर पार्टी से, ये सिख हैं। एक तो है 5 मैन हैं इसमें, 5 वुमेन हैं, ठीक है, 10 के 10 ये सिख हैं। Which of the following players was not included in the ICC's team of the tournament for the T20 World Cup 2024? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को T20 विश्व कप 2024 के लिए ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विराट कोहली। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 संपन्न हुआ यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, और इसके लिए ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी अनाउंस की गई है। तो जो भारत की विनिंग टीम है, इसमें से 6 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। विराट कोहली जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में, इन्हें 11 में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब ये जो ICC ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है, इसमें जो 6 क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम से, ये है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। वहीं जो अदर प्लेयर्स हैं T20 वर्ल्ड कप इस टीम में, ठीक है, इनके अलावा, भारतीयों के अलावा, ये है रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान से, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ से, मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया से, राशिद खान अफगानिस्तान से, फजलक फारूकी अफगानिस्तान से। आप अफगानिस्तान का राइस देख रहे हो 3 प्लेयर हैं टीम में। बाकी आपको जानना चाहिए, जो भारत की टीम जीती है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए जो BCCI सेक्रेटरी है जे शाह, इन्होंने 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अनाउंस की है। फॉर व्हाट अचीवमेंट वॉज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड बाय द PFRDA? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को किस उपलब्धि के लिए PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। आपको जानना चाहिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है और केनरा बैंक द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है, इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA द्वारा नेशनल अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसने अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट काफ़ी अच्छी तादाद में किए हैं। आप सभी जानते हैं अटल पेंशन योजना ये 60 साल के बाद एक प्री डिफाइंड पेंशन प्रोवाइड कराता है। जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, इसके चेयरमैन है श्रीकांत M बंदीवार। Which fintech company has entered into a partnership with Invest India to boost digital financial inclusion for ODOP producers? ODOP उत्पादकों के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा भारत पे। आपको जानना चाहिए कि भारत पे ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, ताकि जो भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, तो उनका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जा सके। तो बेसिकली एरिया ये है, जो भी Tier 3-4 सिटीज़ या फिर रूरल एरियाज़ आते हैं, वहाँ पर डिजिटल पेमेंट मीडियम्स को बढ़ाया जा सके इन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के बीच में। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं और इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO निवृत्ति राय हैं। What is the name of Somalia's only all-women news team that won the 2024 One World Media Press Freedom Award? सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम का क्या नाम है जिसने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा बिलान। देखिए, सोमालिया की इकलौती ऑल वीमेन न्यूज़ टीम जिसका नाम बिलान है, इसने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है और इस तरह से फर्स्ट सोमाली मीडिया टीम बन गई है जिसे अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड इनका जो करेजियस रिपोर्टिंग रही है पिछले 2 सालों में, जिसमें इन्होंने उस टैबू को जो है रिमूव किया है कि महिला जर्नलिस्ट नहीं हो सकती हैं देश में, ठीक है, उसको दूर किया है। इन्होंने इस मोस्ट डेंजरस कंट्री में न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम शुरू किया है। आपको बता दें, जो ये बिलान है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा 2021 में की गई थी और इसको फंडिंग देता है यूरोपियन यूनियन 2024 से ही। और इसने जो सोमाली विमेन जर्नलिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से रिपोर्टिंग कर सकती है।
विच इंडियन कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद टोटल एनर्जीज फॉर एलएनजी सप्लाई? किस भारतीय कंपनी ने एलएनजी आपूर्ति के लिए टोटल एनर्जीज के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और कोरिया साउथ ईस्ट पावर के साथ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, इसके तहत 8 लाख मैट्रिक टन्स पर ईयर एलएनजी भारत को सप्लाई की जाएगी 10 साल तक के लिए, 2026 से। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक लॉन्ग टर्म डील भी साइन की थी 1.2 बिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर एलएनजी सप्लाई के लिए, किसके साथ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ये 14 साल की डील है, 2026 से ही शुरू होगी। With whom has the Bharat 6G Alliance signed pacts to enable the development of telecommunication technology? दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास को सक्षम करने के लिए भारत 6G अलायंस ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 6GIA एंड 6G फ्लैगशिप। भारत 6G अलायंस ने एक पैक्ट साइन किया है 6G स्मार्ट नेटवर्क्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड 6G फ्लैगशिप के साथ ओलू यूनिवर्सिटी में, ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की जा सके, सप्लाई चेन को जो है मजबूत किया जा सके। तो ये जो भारत 6G अलायंस है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इससे पहले इसने नेक्स्ट जी अलायंस यूएसए के साथ भी इस तरह का पैक्ट साइन किया है। ऑल दीज एग्रीमेंट्स विल फैसिलिटेट सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स अलाइंग विद इंडियाज भारत 6G विजन। तो भारत 6G अलायंस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें इंडियन इंडस्ट्री, एकेडमिया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये सभी शामिल हैं। It supports the Bharat 6G mission, which focuses on creating intelligent and secure technological solutions to enhance the quality of life in India and globally. Where is India's first and East India's only global center for enterprise risk management being established? भारत का पहला और पूर्वी भारत का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गोविंदपुर, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है इसने श्री यूनिवर्सिटी गोविंदपुर उड़ीसा के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट और ईस्ट इंडिया का ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। द सेंटर विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सेस टू IRMs ग्लोबल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग इनेबलिंग देम टू डेवलप स्किल्स इन रिस्क इन्फॉर्म्ड बिजनेस, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। According to the NASSCOM Zinnov Deep Tech Startup Landscape Report, where does India rank globally in the deep tech ecosystem? NASSCOM Zinnov Deep Tech Startup Landscape Report के अनुसार डीप टेक इकोसिस्टम में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 6th। आपको जानना चाहिए हाल ही में NASSCOM Zinnov डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट सीरीज, जिसका नाम है इंडियाज डीप टेक डॉन फोर्जिंग अहेड, इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है। बताया गया है कि भारत इसमें टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स में 6th पोजीशन पर है। 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स भारत में है और इन्हें 850 मिलियन US की फंडिंग प्राप्त हुई है 2023 में, 2022 की तुलना में 77% कम। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 100 से ज़्यादा डीप टेक फर्म्स ऐड किए गए हैं 2023 में और इन्होंने काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाए हैं। डीप टेक आप समझ सकते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी को जो है स्थापित करना, ताकि जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनका जो समाधान है वो किसी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा करना, उसको बोलते हैं डीप टेक। हाउ मेनी न्यू स्पीसीज वर एडेड टू इंडियाज फोना डेटाबेस इन 2023? 2023 में भारत के जीव डेटाबेस में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, 641। आपको जानना चाहिए 2023 में भारत ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट जो है विटनेस किया है बायोडाइवर्सिटी नॉलेज में, और कई सारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज अपने फॉनल एंड फ्लोरल डेटाबेस में ऐड किए हैं। तो ये फाइंडिंग्स 2 पब्लिकेशन में कंपाइल की गई। पहला है एनिमल डिस्कवरीज 2023, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंपाइल किया गया। दूसरा है प्लांट डिस्कवरीज 2023, जिसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंपाइल किया गया। ये रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा।
आप सभी जानते हैं भारत एक मेगा डाइवर्स नेशन है और वर्ल्ड की जितनी भी डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज हैं उनका 7 से 8% भारत में है और जो 34 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से 4 भारत में है। भारत ने 641 नई स्पीसीज अपने फोना डेटाबेस में ऐड की हैं 2023 में। 442 एंटायरली न्यू स्पीसीज हैं। 199 स्पीसीज ऐसी हैं जो न्यूली रिकॉर्ड की गई हमारे देश में। ठीक है, और आपको ये जानना चाहिए केरल में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल डिस्कवरीज रिकॉर्ड की गई है 74 कंप्लीटली न्यू स्पीसीज और 27 कौन है जो नई हमारे देश में पाई गई। आपको बताने इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर आता है तमिलनाडु। तो फौनल यानी कि एनिमल, फ्लोरा यानी कि प्लांट। जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनकी मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है। जितने भी फौनल डिस्कवरीज हमारे देश में हुई हैं 564 नई स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट्स की पाई गई हैं। इन्वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, जेलीफिश हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ये सभी इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इंसेक्ट्स लार्जेस्ट ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स के तहत जिनकी खोज की गई है। इसके बाद फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स आते हैं। 2023 में अगर हम अब बात करते हैं प्लांट की, तो 339 टैक्सा जो है प्लांट डेटाबेस में ऐड किए गए हैं, जिनमें 326 स्पीसीज हैं और 13 इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा हैं। इनमें से 171 टैक्सा न्यू हैं और 168 जो है न्यूली डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड्स भारत से पाई गई हैं। टैक्सा यानी कि जो प्लांट स्पीसीज होती हैं इनकी सब स्पीसीज को कहते हैं टैक्सा। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू प्लांट डिस्कवरीज की गई हैं 52। उसके बाद फिर केरल, फिर उत्तराखंड। वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ये हॉटस्पॉट रीजन रहे हैं हमारे देश में। सबसे ज़्यादा डिस्कवरी यहीं की गई है रीजन वाइज 14%। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हम करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।